वो कॉफी का कप उठाता हुआ खिड़की के करीब आया तो बाहर बारिश में भीगती इस लड़की को देखकर चौंक गया। ये लड़की अभी तक यहां से गई नहीं, वो बुड़बुड़ाया और फिर अपना कप साइड टेबल पर रखकर तेजी से नीचे की जानिब बढ़ा। लाउंज में पहुंचकर इसने जोर से अपने मुलाजिम को पुकारा। जी जनाब। मुलाजिम ने अदब से करीब आकर पूछा, वो लड़की अब तक क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि उसे अभी और इसी वक्त यहां से भेजो, वो गुस्से से बोला। मुलाजिम ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, जनाब उसने कोशिश की लेकिन वो बाहर ही खड़ी भीग रही है और वो जाने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह रही है कि जब तक आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तब तक वो यहां से नहीं जाएगी। मुलाजिम की बात सुनकर आकाश शर्मा के चेहरे पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। आज जब वो ऑफिस से निकलने लगा था तो पार्किंग एरिया में एक लड़की ने करीब आकर उससे एक जरूरी बात करने का कहा था। उसने इसे मैनेजर से बात करने का कहकर घर के लिए निकल गया, मगर वो लड़की इसका पीछा करती हुई इसके घर पहुंच चुकी थी और यहां आकर भी बात करने की कोशिश कर रही थी। उसने गार्ड से कहकर उसे बाहर जाने के लिए कहा था, मगर वो पिछले 3 घंटों से वहां खड़ी बारिश में भीग रही थी। वो माथा मसलता हुआ उधर उधर टहलने लगा। जाओ इसे अंदर भेजो, उसने सख्त लहजे में कहा तो मुलाजिम पलट गया। कुछ देर बाद वो भीगी हुई अंदर आई और उसके कपड़ों से पानी टपक कर कीमती कालीन पर गिर रहा था। आकाश की नफीस तबीयत को ये बात बहुत नागवार गुजरी। तुम ऐसा करो, मेरी मुलाजमा के साथ मेरी बहन के कमरे में जाओ और वहां से कोई भी सूट निकाल कर तब्दील कर लो, फिर हम इत्मीनान से बात करते हैं। वो कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अजीब बदतमीज इंसान है। क्या हो जाता अगर 2 मिनट बैठकर बात कर लेता और मैं इस लाट साहिब के लिए कपड़े बदलूं? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई मुलाजिमा के साथ एक आलीशान कमरे में आई। कपड़े बदलने के बाद वो अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी कि दरवाजा खटखटाया गया और आकाश अंदर दाखिल हुआ। वो घबरा कर अपनी चादर ढूंढने लगी और जल्दी से हाथ में पकड़े हुए तौलिए से खुद को ढांपा। अरे ऐसे बगैर खटखटाए कैसे अंदर आ सकते हैं आप? वो इंतहाई चिड़चिड़े अंदाज में बोली तो आकाश, जो कि एकटुक इसे देख रहा था, सर झटक कर रह गया। फिर वो इत्मीनान से सामने पड़े सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। ऐमन खान अपने कंधों पर दुपट्टा लेती हुई इसके सामने बैठी ही थी कि फिर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बावकार और उम्र रसीदा खातून अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। वो जल्दी से पास आकर ऐमन की बलाएं लेने लगे। वो दोनों इस सूरत-ए-हाल पर हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखने लगे। दादी जान, ये क्या हो रहा है? आकाश ने सख्त झंझला कर कहा। चुप रहो तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि अपनी बूढ़ी दादी जान को भी नहीं बताया कि तुम अपने लिए लड़की पसंद करके ले आए हो? खैर, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। वो दोबारा से ऐमन की बलाएं लेते हुए बोले। दादी जान, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज इस वक्त बाहर जाएं, मुझे एक बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। वो अपने ऊपर काबू पाते हुए बोला। अच्छा ठीक है, जाती हूं, लेकिन जाने से पहले इसे मेरे कमरे में लेकर आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहती हुई पलट गई। आकाश गहरा सांस लेता हुआ दोबारा ऐमन की तरफ मुतवज्जे हुआ। प्लीज, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि मुझे एक अहम प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। वो नागवारी से बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका वक्त जाय करने का, मेरे पास भी फजूल वक्त नहीं है। मैं यहां बात करने आई थी। अगर आप दफ्तर के बाहर ही 5 मिनट रुककर मेरी बात सुन लेते तो इतना सब कुछ न करना पड़ता और मैं भी वक्त पर अपने घर पहुंच जाती। मेरे भाई मेरे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो मुंह बनाकर बोली। जो कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसके बाद मैं यहां से उठकर चला जाऊंगा। वो बोला। मैं 2 मिनट में ही बात पूरी कर लूंगी। दरअसल मुझे अपने कैफे के बारे में बात करनी है, जो आपके नए चांद का तारा होटल के साथ बना हुआ है। आपकी टीम ने हमारी इस जमीन को गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। हमने इसे पिछले साल ही खरीदा है। आप पैसे के बिल बोते पर कुछ भी कर सकते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि किसी का इसमें ख्वाब छुपा है। किसी की मेहनत है और किसी के आने वाले मुस्तकबिल का फैसला।
आपको मालूम है हमने 5 साल से इस पर इतनी मेहनत की है और हमारे कैफे का एक नाम है और इसे एकदम से खत्म करवाना चाहते हैं। वो तल्ख लहजे में बोलती चली गई। हो गई बात खत्म। मेरी बात का जवाब यह है कि जो हो रहा है इसे होने दो और अपना कैफे कहीं और जाकर बना लो। तुम्हें मुन्ह मांगी कीमत दूंगा। वो बेदर्दी से बोला, हम क्यों बनाएं कहीं और जाकर? हमारा कैफे वहीं पर चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए जनाब, आपके रेस्टोरेंट की डिशें अलग हैं और हमारे कैफे में मीठी डिशें और काफी होती है। तो मसला क्या है? अगर हम भी वहीं बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो झंझला कर बोली, मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता। वो कैफे मेरे आलीशान होटल की शान खराब कर रहा है, इसलिए मैं इसे हटाना चाहता हूं। और रही बात जो चाय काफी आपके यहां से मिलती है, इससे ज्यादा अच्छी मेरे रेस्टोरेंट में है। मैंने अपने रेस्टोरेंट में बड़े से बड़ा शेफ रखा हुआ है और मेरे होटल में गैर मुल्की लोगों का ज्यादा आना जाना होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे रेस्टोरेंट में किसी भी किस्म की कोई कमी नजर आए। बाकी मैं आपको आपकी मुन्ह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूं, उसने सख्त लहजे में कहा। हमें आपकी रकम नहीं चाहिए जनाब, हमें हमारा हक चाहिए और मैं इस कैफे को हरगिज वहां से हटने नहीं दूंगी। वो भी इंतहाई कड़वे लहजे में बोली, आपने जो कहना है कह लिया, अब आप जा सकती हैं। मैं मजीद इस बारे में कोई बहस नहीं चाहता। वो उठते हुए बोला, मेरे भाई ने वो कैफे बहुत मेहनत से इस मकाम पर लाया है। प्लीज जनाब, मेरे भाई के ख्वाब जुड़े हैं इसके साथ, इसे मत तोड़ें। वो अब की बार मिन्नत पर उतर आई, मोहतरमा अब जो भी है आप यहां से जा सकती है। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और हां, जाते हुए दादी जान से मिलती जाइएगा। वो सख्त लहजे में बोला और फिर बाहर निकल गया। वो अफसरदा सी उठकर घर के लिए निकलने लगी थी कि मुलाजिमा ने इसे अपने साथ आने को कहा। इसके साथ चलती हुई वो दादी जान के कमरे में आई जो उसी का इंतजार कर रही थी। इसे पास बिठाकर वो ना जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी और वो चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। वो अपनी तन्हाइयों और अकेलेपन का जिक्र कर रही थी। उनके दुख को वो अपने अंदर तक महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने एक मखमली डब्बा उठाया और इसमें से सुनहरी चूड़ियां निकाली और बारी बारी दोनों हाथों में इसे पहना दे। वो शौक से इन चूड़ियों को देख रही थी कि अचानक बोली, ये क्या कर रही हैं दादी जान? उसने घबरा कर पूछा और अंदर दाखिल होता हुआ आकाश भी चौंक गया। ये मेरी बहू की निशानी है और जब वो पहली बार घर आई थी ना, मैंने इसे पहनाई थी, मगर फिर वो इस दुनिया से चली गई और ये वापस मेरे पास आ गई। आज मैंने फिर ये अमानत अपनी पोते की बहू को दे दी है। मेरी आकाश की दुल्हन हो तुम। उसकी थोड़ी थामते हुए नम लहजे में बोली और उनकी बात पर आकाश और ऐमन दोनों हैरान रह गए। उन्हें फौरन उतारो, आकाश ने पास जाकर गरज कर कहा। फिर खींचकर उसके हाथ से वो चूड़ियां उतारे। अब यहां से दफ हो जाओ। तुम जैसी 2 टके की लड़कियां जब कुछ और नहीं मिलता ना तो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए और राहें ढूंढने निकल आती हो। निकलो यहां से। वो चिल्लाया तो ऐमन की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से उठी और वहां से बाहर भागती चली गई। ये क्या तरीका था बहू से बात करने का? दादी जान ने गुस्से से कहा, बहू नहीं है वो, आपकी राह चलती एक लड़की है जो यहां भीख मांगने आई थी और आप उसे इस घर की बहू बनाने का सोच रही हैं। इसके लहजे में नफरत टपक रही थी और उसकी बात पर दादी जान सदमे में रह गई। मुझे लगा था कि तुम्हारी कोई दोस्त है और तुम इससे शादी करना चाहते हो। दफ हो जाओ, मुझे तुम में से किसी से बात नहीं करनी। कितनी अच्छी लड़की थी, तुमने इसे घर से जाने दिया। मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं जब तक तुम शादी नहीं करोगे। दादी जान चिल्ला कर बोले तो आकाश लाजवाब हो गया। वो चूड़ियां उन्हें थमाकर वहां से मुड़ता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अगले दिन सुबह वो नाश्ते की मेज पर आया तो मुलाजमा ने बताया कि दादी जान ने ना रात को खाना खाया था और ना ही अब खाने को तैयार है। वो झंझलाता हुआ उनके कमरे में आया। ये सब क्या है दादी जान? आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? वो झंझला कर बोला, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं ये क्यों कर रही हूं।
ए खुदा को मानो, 32 साल के हो गए और अभी तक शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। एक तुम हो और एक तुम्हारी बहन जो 28 साल की होने वाली है और इसे भी कोई परवाह नहीं कि शादी करनी है। बस तुम लोग बिजनेस बढ़ाते जाओ और इस घर का क्या होगा। सोचा भी है, मुझे वो लड़की पसंद आई है, बस इसी को मेरी बहू बनाकर लाओ वरना मैं खाऊं पीऊंगी ही नहीं बिल्कुल भी। वो गुस्से से बोली तो वो गहरा सांस भरता हुआ उनके कदमों में बैठ गया। ठीक है, जो अब चाहेंगी वही होगा, अब प्लीज खाना खा लीजिए, वो मिन्नत करते हुए बोला तो उन्होंने मशकूक निगाहों से इसे देखा। मैं सच कह रहा हूं, इसकी निगाहों के जवाब में वो जल्दी से बोला तो वो मुतमईन होकर इसके साथ चल देंगे। नाश्ते के बाद वो होटल पहुंचा और सीधा इसके साथ बने हुए बातें और मुलाकातें कैफे की जानिब बढ़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी उम्र का एक लड़का वहां काउंटर में बैठा था। मैं आकाश हूं, मुझे ऐमन से मिलना है, इसने पास जाकर कहा तो वो लड़का चौंक गया। तो आप हैं चांद का तारा के मालिक जनाब आकाश, आपसे मिलने का बहुत शौक था, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं ऐमन का भाई जरियाब अली हूं, इस शख्स ने बैठे बैठे ही इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो आकाश ने नागवारी से हाथ मिलाया और काउंटर से टेक लगाकर इस नौजवान को देखने लगा। किस किस्म का आदमी है, अपनी बहन को हर मसले में आगे करता है। वो हटा कटा यहां बैठा है काउंटर पे। वो नागवारी से सर झटक कर रह गया। लीजिए, आ गई ऐमन, जरियाब अली ने कहा तो वो जल्दी से इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। जी फरमाइए, ऐमन ने पास आकर इंतहाई तेज लहजे में पूछा। बैठकर बात करेंगे, वो अर्द गिर्द देखते हुए बोला। भाई जीशान से कहिएगा कि 2 कप कॉफी भेज दे, मैं उन्हें मेहमान कमरे में लेकर चलती हूँ, वो कहती हुई बड़ी और आकाश उसके साथ साथ पीछे चल दिया। वो उसे एक छोटे से बने हुए केबिन में ले आई। इस खड्डे नुमा कैफे की वजह से तुम मुझसे लड़ने आई थी, वो तिक्र अंदाज में बोला तो उसकी बात पर वो गुस्से से बिल खाती उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। खड्डा हो या कुछ भी, मगर जो चीज आपके लिए मामूली हो वो हो सकता है सामने वाले के लिए पूरी जिंदगी का निचोड़ हो। ये मेरे भाई की मेहनत है, वो तल्ख होकर बोली। कैसा भाई है ये? ऐसे भाई पर थू है जो खुद बैठा है और बहन को दूसरों के दर दर पर भीख मांगने भेज रहा है। इसका लहजा अभी भी तेज था और ये बात ऐमन को मजीद गुस्सा दिला गई। आप अपनी हद में रहें जनाब शर्मा, वो तिलमिलाकर बोली। चिल्लू छोड़ो ये सब, जो बात करने आया हूं वो करते हैं, वो संजीदगी से बोला। जी बोलिए, वो इत्मीनान से बोली। तुम्हारे भाई को अपने कैफे में जगह दे देता हूं और जितना यहां से वो कमाते इससे ज्यादा दूंगा, वो बेदर्दी से बोला। नहीं, मेरा जवाब सीधा ना है, वो बेलचक बोली। चलू दूसरी डील देता हूं, तुम्हारे भाई को अपने होटल के 31 शेयर्स का पार्टनर बना देता हूं, वो बोला तो उसकी बात पर वो चौंक गई। क्या कह रहे हैं? वो बेयकीनी से बोली। मेरे होटल में भी एक कैफे बनाया गया है जहां लोग कॉफी और चाय इंजॉय करते हैं, तो इस जगह तुम्हारा भाई ये सब संभालेगा और सारा मुनाफा इसी का होगा। गोया बातें और मुलाकातें कैफे मेरे होटल में शामिल हो गया, वो इत्मीनान से बोला। इस मेहरबानी की वजह बता दीजिए, वो शक्की निगाहों से देखते हुए बोली। जरूरी थोड़ी है कि मैं इसके बदले कुछ चाहूंगा ही, तुम्हें ऐसा लगता है? वो मुस्करा कर बोला। हो प्लीज, मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूं, ये दुनिया बहुत मतलबी है। आपको कोई मतलब ही होगा तो इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं, वरना आप लोग तो अपना थूका हुआ भी किसी को ना दे। जो भी दिमाग में चल रहा है ना, इसे जल्दी से बता दीजिए, वो सख्त लहजे में बोली। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझ रहा था, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, वो काफी लफ्ज को लंबा करते हुए बोला। इसे चुप गया। दरअसल मेरी दादी जान को अब बहुत पसंद आई है और उन्होंने कल रात और आज सुबह भी खाना खाने से इनकार कर दिया है। साथ में मुझे ये धमकी दी है कि जब तक तुम उनकी बहू नहीं बनूंगी, खाना नहीं खाएंगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ महीनों के लिए तुम मुझसे शादी कर लो, फिर अगर तुम्हें कोई भी पसंद आ गया तो मैं खुद तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा और फिर तुम अपनी राह
और मैं अपनी राह। वो इत्मीनान से बोला तो ऐमन गुस्से से भर चुकी थी। इंतहाई घटिया इंसान है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए, आप यहां से जा सकते हैं। वो कहती हुई झटके से उठी, मगर वो जल्दी से इसका हाथ थाम गया। तुम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हो ना? तो इतना नहीं कर सकती? क्या तुम उसके ख्वाबों को तोड़ोगी? आज रात तक तुम अच्छे से सोचो, फिर इसके बाद तुम अपना फैसला सुना देना। और हाँ, इस शादी के बदले में मैं तुम्हें करोड़ों रुपए का हक महर दूंगा। वो अपने चश्मे लगाते हुए बोला। वो गुम होकर उसके करोड़ों की बात पर अटक चुकी थी। फिर इसके जाने के बाद वो ढेर होने के अंदाज में सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में ज़रियाब अली अपनी बैसाखी के सहारे चलता हुआ अंदर आया। अरे भाई, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। वो जल्दी से इसका बाजू थामते इसे कुर्सी पर बिठाकर बोली। क्या कह रहा था आकाश? क्या वो हमारे कैफे को छोड़ने के लिए तैयार है? ज़रियाब ने पुरुम्मीद लहजे में पूछा। जी भाई, आपका एक और ख्वाब पूरा हो रहा है, बिजनेस पार्टनर बनने का। आकाश अपने होटल का 31 शेयर्स आपको दे रहा है। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। ये क्या बात कर रही हो? वो ऐसा क्यों करेगा? ज़रियाब अली ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी मोहब्बत में ये सब चाहते हैं। किस कदर मुश्किल से इसने ये झूठ बोला था कि वो खुद ही नहीं जानती थी, मगर उसके सामने अपने भाई का मुस्तकबिल नजर आ रहा था। इसे लग रहा था कि वो अपने भाई को दोबारा उन बैसाखियों के बगैर चलता हुआ देख पाएगी, और उसके लिए उन्हें चाहिए था बहुत सारा पैसा, क्योंकि आकाश इसे हक महर के तौर पर देगा और वो इससे ज़रियाब का ऑपरेशन करवा सकती थी। क्या वाकई? वो मेरे खुदा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आकाश शर्मा तुमसे सच में मोहब्बत करता है। मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें अपनी खुशी का अंदाजा नहीं बता सकता। तुम्हारे लिए हमेशा ही ऐसा ही हमसफर सोचा था। ज़रियाब अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसने कुछ देर के बाद आकाश के दिए हुए कार्ड को थामा और उसका नंबर मिलाकर इसे हाँ बोल दी। फिर अगले दिन सादगी के साथ उनका निकाह हुआ। आकाश तैयार होने के बावजूद दादी जान और अपने मुलाजिमों के साथ बारात लेकर उनके घर पहुंचा। ये मुख्तसर सी बारात जब वहां पहुंची तो ज़रियाब अली ने उनका इस्तकबाल किया। आकाश ज़रियाब अली को देखकर एकदम चौंक गया और उसे बात मालूम हुई थी कि ज़रियाब की बहन क्यों उसके पास आई थी। यानी ज़रियाब माजूर था, इसलिए इसने अपनी बहन को भेजा था। इसे दिल ही दिल में अपनी बदगुमानी पर शर्मिंदगी सी हुई थी और इस बात पर भी जो उसने कैफे में इससे कही थी। कुछ ही देर में दोनों का निकाह हुआ और फिर वो रुखसती करवाकर इसे शर्मा महल ले आया। दादी जान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ रसूमात के बाद इसे कमरे में पहुंचा दिया गया और आकाश अपने जरूरी काम निपटाने के लिए स्टडी रूम में चला गया। बिस्तर पर दो जानों बैठी ऐमन कमरे का जायजा ले रही थी, जो बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर सफेद पेंट के साथ नीला टच दिया गया था और दीवारों की जगह शीशे का स्लाइडिंग दरवाजा था जो बालकोनी की जानिब खिलता था। इस पर सफेद रंग के डिजाइनर पर्दे लगे थे। सारा सामान जदीद तर्ज का, कीमती और खूबसूरत था। हर चीज से सामने वाले की पसंद और हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। गुलाब के फूलों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर दिया था। गुलाब की पत्तियों की खूबसूरती से सजे किंग साइज बेड पर वो पिछले 1 घंटे से बैठी थी। दुल्हन के रूप में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। रोने की वजह से नाक और आंखें सुर्ख हो रही थीं। चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। शाम से वो अपने नाजुक वजूद पर इतने भारी कपड़ों और जेवर का बोझ बर्दाश्त कर रही थी। इस पर भूख से पेट में दर्द होने लगा था, क्योंकि सुबह से इसने सिर्फ 2 गिलास जूस ही पिया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर सर उठाकर देखने लगी तो आकाश शर्मा अंदर दाखिल हुआ। वैसे कैसा लग रहा है जनाब शर्मा बनकर? जिस शख्स की तो शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, इसकी बीवी बन गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बद्दुआ दी थी जो आज पूरी हो गई। वो सख्त अंदाज में कहती उसे सुनाती तो आकाश सोच समझ कर बोला, थोड़ा सोच समझ कर बोला कर, तुम्हारी तरफ पहले ही बहुत हिसाब है मेरे। इसने तिलमिला के कहते इसके बाजू दबोच लिए। गर्दन तक गुस्से से तने, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं जनाब आकाश।
मगर आपको शायद मुझसे ज्यादा ही उलझने का शौक है। लेकिन खैर, मैं भी आपका भरपूर मुकाबला करूंगी को। तो मुकाबला करेगी मुझसे? वो मस्खराना अंदाज में हंसा। बिल्कुल। तुम अफसोस करोगे मुझे यहां लाने पर। बस देखते जाओ, वो अब से तुम पर आते हुए चैलेंज करते वाले अंदाज में कहती चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गई। एकदम उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? इसके भाई को अपने होटल के शेयर्स दे दिए, मगर उसके बावजूद उसके नखरे में सांस नहीं आ रहा था। खैर, मैं भी जान लूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखते हैं क्या करती हो तुम। वो सोचते हुए चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ा और वापस आकर सोने के लिए लेट गया। आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है जो ये चाहती है कि वो कर तो दिया। वो सोचते हुए आंखें मूंद गया। अगली सुबह आंख खिलने पर वो साइड टेबल से फोन उठाने लगा। जाहिल कहीं का, वो बड़बड़ाता हुआ करवट बदलने लगा। एमन पुरसुकून सी अपनी नींद में थी। खूबसूरत तो पहले ही बहुत थी, मगर तुम्हारी जबान। उसने चेहरे से बाल हटाते हुए सरगोशी की। जबान तो जहर उगलती है, इतना कड़वा बोलती है, सोचकर ही इसका हल्क कड़वा हो गया। चेहरे पर नागवारी नुमाया हुई। हाथ रुखसार पर होता उसके लबों तक आया। ऐसे नहीं, तुम्हारे सामने करूंगा जो भी करना है। वो उसकी फरमाइश को पसपुष्ट डालता सीधा हो गया। 10 माहैन हमारे पास, बहुत वक्त है। वो मुस्कुराता हुआ कंबल हटाकर उठा और उसका रुख वॉशरूम की जानिब था। उसके वॉशरूम में जाते ही वो तेजी से बाहर आई और इसने वहां लगे हैंडल को घुमाकर वॉशरूम का पानी बंद कर दिया। और फिर वो वॉशरूम के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर से पानी बंद होने की आवाज आ चुकी थी। वो बाल गीले करके शैम्पू लगाने लगा था कि अचानक से पानी खत्म हो गया। वो झंझलाता हुआ इसे आवाजें देने लगा जो कि वो वॉशरूम के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो जैसे ही बाहर आने लगा, वो तेजी से पीछे हटती सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो बाहर निकला तो उसने तौलिए से अपने सर पर लगी शैम्पू साफ की थी। वो बमुश्किल अपनी हंसी को रोकती मैगजीन देखने लगी। कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं मैं, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? वो इंतहाई चिड़चिड़े अंदाज में बोला तो एमन ने इत्मीनान से मुलाजिम को मोटर चलाने का कहा। मगर मुलाजिम ने जब उसे बताया कि मोटर चल रही है तो वो कुछ बोले बगैर सोच में पड़ गया। तेजी से छत की जानिब बढ़ा तो वहां का वाल्व बंद था। वो 1 मिनट में सारा मामला समझ चुका था। इस हरकत की क्या वजाहत पेश करना चाहोगी तुम? वो उसकी तरफ झुककर उसे बाजू से पकड़ता गुस्से से बोला, मुझे क्या मालूम किस हरकत की बात कर रहे हैं? उसने लाइल्मी जाहिर करते हुए शाने उचकाए। मैं ये वाल्व बंद करने वाली घटिया हरकत की बात कर रहा हूं। वो तब कर बोला, मुझे क्या मालूम कौन सा वाल्व है, और तुम्हारे बाप को मालूम है? वो मजीद तब गया, बकवास करके देख लो, शायद कब्रिस्तान में ही ठिकाना हो जाए। और अभी वो उसकी कैफियत से महजूज हो ही रही थी। तुम ना? वो घूरता हुआ खामोश हो गया। मैं क्या? वो मुस्कुराती हुई सर उठाकर उसे देखने लगी। जाहिल इंसान हो तुम, वो कहकहा लगाते हुए खड़ी हुई थी। जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। वो भी इसका रुखसार थपथपाता हुआ मुस्कुराया। गैमन का मुंह बन गया। उसने जंग का आगाज कर दिया था जिसमें अब वो भी शिरकत करने वाला था। मेरी बारी का इंतजार करना। वो तंबी करती निगाहों से देखता कमरे से बाहर निकल गया। ये क्या करेगा? वो मुंह पर उंगली रख के सोचने लगी। मैं मोहतात रहूंगी। इस नतीजे पर पहुंचकर अलमारी खोलने लगी। मगर उसकी सोचें इसे मुसलसल परेशान कर रही थीं। दोपहर के 4 बज रहे थे जब आकाश कमरे में दाखिल हुआ। सफेद कमीज के साथ नीली पैंट पहने, आस्तीने फोल्ड किए, बालों को जेल लगाकर नफीस अंदाज से सीट किए वो सीधा दिल में उतर रहा था। घर में भी कैसे ठीक ठाक होकर रहता है, वो जलकर बोल गई थी। मगर आवाज इतनी मध्यम थी कि वो सुन ही नहीं सका क्या मसला है इस लिबास में। वो दरवाजा बंद करता बुलंद आवाज में गोया हुआ, गहरे गुलाबी रंग का लिबास, इतना तेज रंग कौन पहनता है? दिमाग खराब हो गया है क्या? या फिर फैशन सेंस नहीं है आपके अंदर? वो नजरें हिटती इंतहाई चिड़चिड़े अंदाज में बोली, जो भी है इसे पहनो। अब दावत आज ही है, 2 दिन बाद नहीं।
पहले ही बहुत वक्त ज़ाय कर चुकी हो तो उठो और बदलो। वो बिरहमी से कहता उंगली उठाकर इशारा करने लगा। मुझे नहीं पहनना ये, जबरदस्ती है क्या? वो उठकर उसके मुकाबिल आ गई। हाँ, जबरदस्ती है, और अगर तुमने मजीद मुझसे बहस की तो मैं समझा दूंगा कि किसे जबरदस्ती कहते हैं। वो इसका बाजू पकड़कर इसे अपने करीब करते हुए धमकाया। इसकी आंखें गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो चुकी थीं। मेरे बाजू छोड़ो। वो पीछे होना चाहती थी मगर उसकी आहनी गिरफ्त इस बात पर आमादा न थी। एक लम्हा लगेगा मुझे तुम्हें जेर करने में, मत भूलो इस बात को। नरमी से पेश आ रहा हूं तो रास नहीं आ रहा। वो होंठ उसके कान के करीब लाता सरगोशियां करने लगा। इसका इतना करीब आना ऐमन खान को बौखला गया। अच्छा, उसने सीने पर हाथ रखती इसे पीछे करने लगी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इतनी जल्दी डर गई। वो इसके चेहरे से आते जाते रंगों को देख रहा था। इसकी कुर्बत इसे परेशान कर रही थी। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, वो खुद को कंपोज करती फिर से इसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। वक्त की किल्लत है वरना अभी मालूम कर लेता। वो इसे सरता पांव देखता शरारती लहजे में बोला, कोई जरूरत नहीं। खैर, वो अपना बाजू आजाद करवाने में कामयाब हो गई थी। शायद इसने गिरफ्त ढीली कर ली थी और बाल कानों के पीछे करती जाकर लिबास को देखने लगी। इसके लंबे बाल पूरी कमर को अपने घेरे में लिए हुए थे। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, नाई काटने लगे तो इनकार कर देना। वो इत्मीनान से बोला, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है ये बात, आकाश ने कहा, मगर मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैं तो ये कटवाएगी और अब की बात नहीं मानूंगी। मैं एक ही बार में तुम्हें ठीक कर दूंगा। अगर ना मानी तो करके दिखाओ। उसने सवाल करते हुए पेश कदमी की तो वो चौंक गई। नहीं, वो इसे घूर रही थी। मुझे उम्मीद है कि दोबारा तुम ये नहीं करोगी। वो उल्टे कदम उठा रहा था। इसकी गंदमी रंगत पर सिले बाल उसे मजीद हुसैन बना रहे थे। ये राज इस पर ऐन इसी लम्हे आश्कार हुआ था। वो बना किसी कोशिश के खामोशी से इसके दिल में उतरती जा रही थी। सबूत आकाश की निगाहें थीं जो इस पर से हटने पर आमादा न थीं। वो दरवाजे के पास पहुंच चुका था। इसे रुकी हुई निगाहों से देखते उलझती हुई रुख मोड़ गई थी। फिर वो कब चलता हुआ इसके पास आया, उसने ध्यान ही ना दिया। मालूम तब हुआ जब उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। फिर अचानक उसके पास आकर उसके जोड़े को खोल दिया। खबरदार, ये क्या बदतमीजी है? वो चिल्लाई। इस जंग का आगाज वैसे भी तुमने किया है। अपनी बारी आई तो दुख होने लगा। वो कहता हुआ मजीद करीब हुआ। तुम पीछे होकर बात नहीं कर सकते हो क्या? उसने दोनों बाजू उसके सीने पर रख दिए और इसे पीछे करने लगी। नहीं, वो किया है ना कि। उसने हाथ हटाता फिर से इसके करीब आया। जनाब आकाश, दूर होकर बात करें, वो तब कर बोली थी। आंखों में गुस्सा उमड़ आया था मगर वो इसके गुस्से को किसी खातिर में लाए बगैर आगे हो गया। किया है आपको? वो उसके करीब होने पर झंझला गई थी। वो किया है ना कि मेरे गिले में खराश है, इसलिए आवाज बहुत आहिस्ता निकल रही है। मुझे इतना करीब होकर ही बोलना होगा, वो मासूमियत से कहता इसे जलाने लगा। पागल नहीं हूं मैं। वो तब कर उसकी जानिब घूमी मगर चेहरा मोड़ते इसका रुखसार आकाश के नाक को छू गया। आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? उसने बेइख्तियार उसके चेहरे को देखते इसके फरार को नाकाम बनाते हुए आहिस्ता से सवाल किया। अपनी हद में रहे आकाश। वो दब कर बोलती इसे पीछे धक्का दे रही थी। वो मुस्कुराता हुआ पलटा ही था कि दरवाजे से इसकी बहन अनोश दाखिल हुई। हाय भाई, उसने अंदर आते हुए कहा तो वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा गया। फिर वो चलती हुई ऐमन के पास आई। मेरा नाम अनोश है और मैं आकाश भाई की बहन हूं, और तुम्हें तो मैं भाभी हरगिज नहीं कहूंगी। तुम बहुत छोटी हो मुझसे। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती जा रही थी मगर मुस्कुराहट के बावजूद उसकी आंखों में एक गम सा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई गम छुपा कर रखा हो। फिर वो लोग बातें करते हुए बाहर आ गए और कुछ ही देर में वो होटल के लिए निकल चुके थे। वो स्टेज पर पहुंची थी मगर उसकी मुंतजर नजरें जरियाब अली को ही तलाश कर रही थीं और आकाश बार बार उसे किसी न किसी बात पर छेड़ रहा था। वो संजीदा सा आकाश न जाने कहां जा सोया था। इसे अलग से मजा आ रहा था इससे पिंगा लेने में, और वो भी हर बात पर चढ़कर उसे जवाब देती थी।
इसे बहुत अच्छा लगता था, वरना इसने हर एक को अपने अब से डरते हुए ही देखा था। अनोश अपनी धन पर चलती जा रही थी कि अचानक किसी से जोर से टकराई। वो गिरती के ज़रियाब ने जल्दी से उसे बाजू से थाम लिया। अनोश ने जैसे ही निगाहें उठाकर इस शख्स को देखा तो जिसे वो बरसों पहले भुला चुकी थी, वो बिलाशुबा वही था जिसको देखकर आज से कुछ साल पहले वो अपनी होश खो बैठी थी। अनोश को अपने कानों में दर्द की आवाजें सुनाई देने लगे। अब ठीक है? ज़रियाब अली ने इससे पूछा तो उसने आहिस्ता से इसके कंधे से थाम कर सीधी हुई। जी मैं अनोश, आकाश शर्मा की बहन हूँ, वो जल्दी से बोली। वो मैं ज़रियाब अली, आकाश की बहन का भाई हूँ, ज़रियाब अली ने तारुफ करवाया। वो जैसे अपना सांस लेना ही भूल गई थी। फिर वो खुद को संभालती साइड को हो गई तो ज़रियाब अली चलता हुआ आगे बढ़ा। वो आकाश से मिलने के बाद अपनी बहन के पास जाकर स्टेज पर बैठ गया। वो दोनों बहन भाई अब कुछ बात कर रहे थे। अनोश बस चुपचाप उसे ही देखे जा रही थी। फिर फंक्शन के बाद वो घर आए। शीशे में खुद को देखकर वो अपने लब कुचलने लगी। ये क्या हो गया मुझसे? क्या बरसों पहले हुए हादसे की वजह से ज़रियाब अली इस हाल में है? क्या जो मेरे हाथ से एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से ज़रियाब अली को आज बैसाखियों के सहारे चलना पड़ रहा है? वो खुद से ही सवाल करती जा रही थी। फिर अपनी सोचें झटक कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर सोती कैसे? बरसों पहले याद आया वो वक्त, वो बोली नहीं भूल पा रही थी। वो अपने दोस्त के साथ आज से 5 साल पहले अपनी स्पोर्ट्स कार में पूरी रफ्तार पर जा रही थी। अचानक सामने से आते सड़क के किनारे खड़े खूबसूरत और दिलकश ज़रियाब अली को देखकर जैसे अपनी होश खो गई और उसके चलते गाड़ी सीधी इसमें जाकर टकराई और वो सड़क पर जा गिरा। और वो इस कदर खौफजदा हुई कि अपने दोस्तों के कहने पर वहां से गाड़ी भगाते हुए निकल आई। लेकिन घर पहुंचकर वो एक पल के लिए सुकून नहीं पा सकी थी। मगर अगले दिन इस लड़के के बारे में पता करने के लिए वहां गई तो उसे कोई पता नहीं चला। कई दिन वो इसे ढूंढती रही कि वो इससे एक बार मुआफी मांग ले, मगर आसपास के लोगों ने इसे कुछ भी नहीं बताया और ना ही उन्हें मालूम था। बस इतना पता था कि एक एम्बुलेंस में डालकर उसे अस्पताल में ले जाया गया था, और किस अस्पताल में लेकर गए थे ये किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। और आज 5 बरस के बाद वो इस शख्स को देख रही थी तो यकीनन इसके माजूर होने में इसी एक्सीडेंट का हाथ था। वो पिछले कई घंटों से रो रही थी कि तभी दरवाजा खुला और ऐमन अंदर दाखिल हुई। उसने सर उठाकर सुर्ख आंखों से इसकी जानिब देखा। अब ठीक है? मुझे अब के कमरे के पास से गुजरते हुए रोने की आवाज आई थी। वो पास आकर बोली तो वो अपने दोपट्टे से आंखें साफ करते हुए सीधी होकर बैठ गई। मैं ठीक हूं, तुम यहां क्या कर रही हो? सुई नहीं? उसने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मैं बस सोने ही जा रही थी, लेकिन बस परेशान पड़ी हुई हूं। मैं भाई को इस तरह छोड़कर आई हूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने उनसे बस बात ही कर रही थी कि प्लीज शादी कर लो, लेकिन मानते ही नहीं हैं और कहते हैं कि उन जैसे माजूर इंसान से कौन शादी करेगा। मैंने इनसे बोला भी है कि कुछ अरसे की बात है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो कहते हैं कि कंफर्म नहीं है और वो ऐसी किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। लेकिन मेरी तो टेंशन ही बस यही है कि वो अकेले हैं वहां पर, और कभी कभार भी उनकी टांग में इस कदर शदीद दर्द होता है कि वो चीखें निकलती हैं उनकी। वो इसके पास बैठते हुए अफसरदा लहजे में बोली थी। तुम्हारे भाई के साथ ये सब कैसे हुआ? उसने झिझकते हुए पूछा तो ऐमन गहरा सांस भर कर रह गई। आज से 5 साल पहले मेरे भाई मेरी सालगिरह पर फूल लेने गए थे और तभी किसी अमीरजादी ने अपनी गाड़ी से उन्हें हिट करके इस हाल में पहुंचा दिया। इस पास के लोगों ने बताया कि वो कोई लड़की थी, मगर पता नहीं चला कि कौन थी। अगर पता होता ना तो अच्छी तरह खबर लेती। मेरे भाई की मंगनी तक टूट गई और यही सारी वजह है कि वो शादी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी मंगेतर से इस कदर मोहब्बत करते थे और वो भी बड़ी मोहब्बत की दावेदार बनी फिरती थी। इस मुसीबत ने इसमें उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर भाई को अकेला छोड़ देगी तो वो कैसा महसूस करेगी। अगर इसने छोड़ दिया तो वो कहते हैं कि अगर वो जैसी लड़की जो मोहब्बत की दावेदार हो वो छोड़ सकती है तो कोई और उन्हें क्यों अपनाएगा।
ऐमन अफसरदा लहजे में बोलती चली जा रही थी। फिक्र मत करो, उनके लिए खुदा ने कुछ न कुछ अच्छा ही रखा होगा और तुम राब्ते में रहा करो ताकि उनके बारे में तुम्हें खबर रहे। अनोश इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देते हुए बोली तो वो सर हिलाती उठकर अपने कमरे की जानिब। ऐमन के जाने के बाद अनोश की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे और इसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि इसकी वजह से इस प्यारे इंसान ने किया कुछ नहीं सहा था। अगली सुबह वो पानी का जग उठाए कमरे में आई तो आकाश लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था। वो पानी का जुग रखकर दूसरी साइड पे आकर लेट गई। आकाश ने लैपटॉप बंद किया और उसके साथ लेटते इसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखा। सुनो, एक जरूरी बात कहनी है। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दूसरी तरफ से इसका जवाब आया, मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, आकाश ने एकदम से कहा। ऐमन उसकी तरफ करवट लेकर मशकूक निगाहों से इसे देखने लगी। आप शायद भूल रहे हैं, ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादी जान की वजह से हुई है, तो फिर इस रिश्ते को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप? वो तंजिया लहजे में बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी कई सालों से एक ही जगह पर ठहरी हुई है, आकाश ने इसका हाथ पकड़कर कहा तो वो सुर्ख चेहरे से इसे देखती अपना हाथ खींचने लगी, मगर आकाश की गिरफ्त काफी मजबूत थी। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे अब से कोई बात नहीं करनी, वो झंझलाई हुई सी बोली तो वो गहरा सांस भर कर रह गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे वो बातें की थी, लेकिन वो इस मुआहदे को खत्म करना चाहता हूं। आकाश ने दोबारा से अपनी बात को दोहराया तो अब की बार अपना हाथ जोर से खींचकर दूसरी तरफ करवट ले गए। इसकी इस हरकत पर आकाश को गुस्सा तो बहुत आया, मगर फी अलहाल वो इसे कुछ कहना नहीं चाहता था और ना जाने कि वो उसे सिर्फ डांट भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह वो उठी तो उसकी नजर बेइख्तियार आकाश पर पड़ी, जिसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे और वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की मानिंद लग रहा था। इतना खूबसूरत इंसान मगर इतना कड़वा भी है। इसके पास आकर उसे देखते दिल ही दिल में बोली, अगर दीदार से फुर्सत हो तो मैं अपनी आंखें खोल लूं। आकाश की आवाज पर वो एकदम से चौंकी, मतलब वो इंसान जाग रहा था। वो पीर पटक कर मुड़ने लगी और फिर कोहनी के बिल सीधा होता अपने रुखसार को अपने हाथों पर टिकाए इसे देखने लगा। इंतहाई धोखेबाज इंसान हैं आप, वो दांत पेश कर बोली, ये बात मुझे कहनी चाहिए मोहतरमा, अब छप छप कर मुझे देख रही हैं, जबकि अब सरेआम देख सकती हैं, तो धोखेबाज तो अब हुई ना। वो मुस्कुरा कर बोला तो उठकर बैठी और अपने सर के बालों को समेटने लगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर एकदम से उठा और दोबारा से इसके समेटे हुए बालों से कलसप उतार दिया। वो गुस्से से इसकी जानिब बोली, मगर उसके बालों के पास अपना चेहरा करते इसके बालों की महक को अपनी सांसों में उतारने लगा। आकाश मेरा कलसप दीजिए, वो पीछे मोड़कर बोली, मगर फिर एकदम उसकी सांसें थम गईं। उसका चेहरा आकाश के चेहरे के इतने करीब था, वो हड़बड़ा कर पीछे हुई। क्या बदतमीजी है, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? वो अपने दिल की धड़कन को काबू करते झंझलाकर बोली, तंग नहीं कर रहा, समझ नहीं आती क्या? वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बोला। वो चढ़कर इसके हाथ से कलसप खींचती उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो मुस्कुराते हुए इसी के बारे में सोचते सोचते अपनी आंखें मूंद गया। आकाश तैयार होने के बाद इसके साथ नीचे आया तो अनोश किचन में नाश्ता बना रही थी। हाय, गुड मॉर्निंग, अनोश ने कहा। क्या बात है, मेरी शेफ लगी हुई है आज खास नाश्ता बनाने में, आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा तो अनोश धीमा सा मुस्कुरा दी। मैं आपकी मदद करूं अनोश आपी? ऐमन झिझकते हुए पूछने लगी। बिल्कुल नहीं मेरी जान, अभी शादी को 3 दिन हुए हैं और हमारे यहाँ 1 महीने तक लड़की किचन का कोई काम नहीं करती। वो मुस्कुरा कर बोली, ये वाली कौन सी लॉजिक हुई, जिसको करने का शौक है वो क्या करे? वो मुंह बिसोर कर बोली, अगर करने का इतना ही शौक है तो चुल्लू उठो और अपने भाई के साथ कैफे में जाकर हाथ बटाओ, क्योंकि आज मेरी बहुत खास मेहमान आने वाली है। उनको काफी इस तरह पेश करनी है कि वो दीवानी हो जाए, और तुम्हारा भाई काफी तो बहुत अच्छी बनाता है, आकाश ने मुस्कुरा कर कहा तो अनोश एकदम चौंक कर इसे देखने लगी। जरियाब अली का कैफे, मतलब आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना उनके भाई? अनोश ने एकदम से चौंक कर पूछा। हाँ बिल्कुल, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है,
आकाश ने कहा तो अनोश के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए थे। ये सोचकर आज वो होटल लेने जाएगी तो ज़रियाब अली को देख पाएगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल आए थे और आकाश के और कई रेस्टोरेंट थे, मगर वो ज्यादातर वक्त इस नए वाले रेस्टोरेंट को दे रहा था। वो लोग वहां पहुंचे तो सीधे आकाश के कैफे एरिया की जानिब आए। गुड मॉर्निंग भाई, ऐमन ने कहा तो उसी वक्त वो मुस्कुराते हुए पलटा और अनोश का दिल इसकी मुस्कुराहट पर अटका। वो शख्स मुस्कुराता भी था तो गोया फूल खुलते थे। हम नाश्ता करके आए हैं और अब हमें चाय पीनी है, प्लीज जरा जल्दी से चाय पिला दीजिए, आकाश ने कहा तो वो सर हिलाता अपने साथ खड़े असिस्टेंट को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद वापस पलटा तो असिस्टेंट के हाथ में चाय की ट्रे थी। वो चारों वहीं बैठकर चाय पीने लगे और अनोश की नजरें तो बार बार पलटकर ज़रियाब अली पर ही जा रही थीं और ये बात ज़रियाब अली ने बहुत अच्छे से नोट भी की थी। जाहिर बात है, एक निगाह आपको देख रही हो तो अब कैसे इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। फिर आकाश और अनोश उठकर ऑफिस की जानिब बढ़ गए थे, जबकि ज़रियाब अली और ऐमन वहीं बैठे बातें कर रहे थे। तुम्हारी नंद के साथ कोई मसला है क्या? ज़रियाब अली ने पूछा तो ऐमन एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, ऐमन ने एकदम चौंक कर पूछा। मतलब ये कि वो इस तरह देखती हो जैसे न जाने क्या खोजती हो मेरे चेहरे में, और मुझे तो उसकी आंखों में अजीब सा कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई दुख इसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। ज़रियाब अली ने महज एक झलक में ही इसके चेहरे को पढ़ लिया था और ऐमन बेइख्तियार मुस्कुरा दी। अब ठीक कह रहे हैं, उन्हें कोई तो दुख होगा। मैंने भी उन्हें रात को बहुत ज्यादा दुखी और रोते हुए देखा था, लेकिन फिर उधर उधर की बातों में पता ही नहीं चला। मैं असल बातें नहीं पूछ पाई कि शायद उन्होंने मुझे टाल दिया। ऐमन सर खुजाते हुए बोली तो उसके अंदाज पर ज़रियाब बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम इतनी बातूनी तो हो, अगला बंदा मैं इतनी बातूनी हूं कि बात करते करते पूरा दिन गुजर जाता है और वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐमन शर्मिंदगी से मुस्कुरा कर बोली। ज़रियाब ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लम्हे को खामोश हो गया। इसकी निगाहें ऐमन के चेहरे पर मरकूज थीं। उसने पहली बार उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था, एक बेसाख्ता मासूम सी मुस्कुराहट जो उसके दिल को छू गई। इसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बिजनेस डील का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की है जिसकी जिंदगी में इसने नाख़वाह एक तूफान बर्पा कर दिया था। मुझे आपकी बहन से कुछ जरूरी बात करनी है, ज़रियाब अचानक संजीदा होकर बोला। जी, वो तो अभी ऑफिस में है, क्या मैं इन्हें बुलाऊं? ऐमन ने हैरान होकर पूछा। नहीं, अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उनसे कहीं कि वो आज शाम मुझे मिले। मैं उन्हें कैफे में बुला लूंगा, ठीक है, मैं उनको आपका पैगाम पहुंचा दूंगी, ऐमन ने सर हिलाकर कहा। ज़रियाब के दिल में एक बेचैनी सी थी। वो अनोश से मिलकर इस हकीकत का सामना करना चाहता था जो बरसों से इसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। इसे ये भी महसूस हो रहा था कि इस वाक़े में अनोश भी इतनी ही दुखी है जितना वो खुद। इसकी आंखों में छुपा गम उसे साफ नजर आ रहा था। वो भी शायद इस हादसे की वजह से अपना सुकून खो चुकी थी। शाम को अनोश जब कैफे पहुंची तो ज़रियाब पहले ही इसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर खड़ा हुआ, लेकिन अनोश की निगाहें इसकी बैसाखियों पर पड़ीं तो उसके दिल में एक हजारों छड़ियां चल गईं। उसने मुश्किल से अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोका। आइए बैठें, ज़रियाब ने नर्म लहजे में कहा। दोनों खामोशी से काफी पीने लगे। कॉफी का जायका कड़वा था और उनके दिलों की कैफियत भी ऐसी ही थी। ज़रियाब ने पहले पहल बात करने का फैसला किया। अनोश साहिबा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी पूछिए, अनोश की आवाज लरज रही थी। आपने मुझे इस तरह क्यों देखा था जैसे आप मुझको जानती हूं? मैंने आपको कहीं देखा है, अनोश ने झिझक कर कहा। कहाँ? कुछ साल पहले, मेरी सालगिरह के रोज। इसकी आवाज डूबने लगी। मैं अपनी दोस्त के साथ गाड़ी चला रही थी। मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। मैंने आपको नहीं देखा था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट आपके साथ हो गया। अनोश की बात सुनकर ज़रियाब का चेहरा हैरत से भर गया। वो कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो आप थीं? अनोश ने रोते हुए अपना सर हिलाया।
मुझे आपसे मुआफी मांगनी है। मैंने आपको इस हालत में लाकर आपकी जिंदगी तबाह कर दी। ज़रयाब ने इसका हाथ थाम कर कहा, यह सब अल्लाह की मर्जी है, नहीं, ये मेरी गलती थी। मुझे आपके बारे में पता चला और मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, मगर मैं कामयाब नहीं हो सकी। मुझे मालूम है। ज़रयाब ने इसका हाथ आहिस्ता से दबाया। मैं आपकी परेशानी महसूस कर सकता हूं। आप बहुत अच्छे हैं। आपने इतनी तकलीफ सही और फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं खुद इस हादसे को भुला चुका था। आपके भाई ने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे अब मालूम हुआ है कि जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता। उन दोनों ने काफी की आखिरी घूंट ली और एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी आंखों में अब सुकून था। उन्हें एक दूसरे में एक दूसरे का दर्द नजर आ रहा था और उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के गम बांट सकते हैं। मुझे अब से एक बात और कहनी है, अनोश ने आहिस्ता से कहा। जी कहिए, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ज़रयाब ने मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल। इस लम्हे दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उनके चेहरों पर कोई गम नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के लिए हमदर्दी और प्यार था। उनके दरमियान एक अनोखा रिश्ता कायम हो चुका था, जो नफरत, बदला और हसद से पाक था। वो दोनों आज से एक दूसरे के राजदार और दोस्त थे। आकाश और ऐमन का रिश्ता हर दिन के साथ मजबूत होता गया। आकाश ने ऐमन की मोहब्बत में वो सब कुछ पाया जो वो दौलत में कभी ना ढूंढ सका। उसने ऐमन के साथ मिलकर बातें और मुलाकातें के नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू की, जिसका मकसद गरीबों का मुफ्त इलाज करना और बेसहारा लोगों को रोजगार फराहम करना था। ऐमन इस फाउंडेशन की रूह थी, जो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर लोगों की मदद करती थी। आकाश और ऐमन की जिंदगी में सुकून आ गया था और ये सुकून ही सबसे बड़ी दौलत थी। शादी के 2 साल बाद ऐमन ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने महताब रखा। महताब की पैदाइश ने शर्मा खानदान में खुशियों की बहार ला दी। दादी जान अब दिन भर अपनी पोती के साथ खेलती रहती और उसको कहानियां सुनाती थीं। ज़रयाब का इलाज भी शुरू हो चुका था और महताब की पहली सालगिरह के मौके पर वो बगैर किसी बैसाखी के कमरे में दाखिल हुआ। ये मंजर देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। ऐमन ने अपने भाई को गले लगाकर कहा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई है। वक्त गुजरता गया और आकाश और ऐमन की मोहब्बत की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। वो लोग जो कभी उनके रिश्ते पर हंसते थे, अब उनकी तारीफ करते थे और उनसे मशवरा लेने आते थे। उनकी जिंदगी का आगाज एक समझौते से हुआ था, लेकिन इसका अंजाम मोहब्बत और खुशियों से भरा हुआ था। एक शाम आकाश और ऐमन अपने घर की बालकोनी में बैठे थे, जहां से उन्हें अपने होटल की रोशनियां दिखाई दे रही थी। महताब अपने पापा के साथ खेल रही थी। आकाश ने ऐमन का हाथ थामा और कहा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब तुम बारिश में भीगती हुई मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वो लम्हा मेरे लिए एक सबक था कि दौलत और ताकत सब कुछ नहीं होती। ऐमन मुस्कुरा दी, और मैं वो लम्हा कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने तुम्हें एक सख्त दिल इंसान समझा था, मगर तुमने मेरे भाई के ख्वाबों को पूरा किया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और उन्होंने महसूस किया कि उनकी कहानी का सफर मुश्किल जरूर था, मगर उसने उन्हें एक दूसरे के लिए मुकम्मल कर दिया था। उनकी मोहब्बत की जीत हो चुकी थी और वो एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहने का वादा कर चुके थे।